नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में रक्षाबंधन हटा है। जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन अनायास ही दो साहित्यिक शख्सियतें याद आ गईं। एक साहित्यिक शख्सियत में एक भाई जो है अपनी बहन के द्वार पर तांगे पर आता है और द्वार से ही आवाज़ लगाता है, अरे यो सुनती हो बहना, मेरी बात सुन रही, मेरी आवाज़ पहुंच रही है। और बहन भीतर से बोलती, आ रही हूँ, पहुंचने वाली हूँ, मुझे पता है तुमने आना है। और बहन बड़े चाव से आती है, लेकिन उससे पहले कि बहन पहुंच पाए तो वो साथ ही भाई ये भी आवाज़ दे देता है कि जब आओगी तो हाथ में 12 रुपया लेती आना। उसने कहा 12 रुपये किस बात के भाई, ये भी बता दो साथ में। 12 रुपये तो थे बहन के पल्लू में, बहन के हाथ में, लेकिन उसने पूछ लिया मजाक की मुद्रा में, ये 12 रुपये क्या करने हैं। तो उसने कहा भाई सीधी सी बात है कि 2 रुपये तो मैं टांगे वाले को दूंगा और ये 10 रुपये तुम्हें तो देने हैं राखी बंधवाने के। और 10 रुपये जो है वो राखी बंधवाने के श्रीमान जी ने दिए, 2 रुपये टांगे वाले को दिए। और उसके बाद उससे कहा कि अब 2 रुपये उस 10 में से वापस कर दो, मुझे वापस भी तो लौटना है। ये भाई बहन कौन थे आप अंदाज़ा शायद आपको लग भी गया हो, क्योंकि बहुत पहले हमने एक बार जिक्र भी किया था। ये भाई बहन थे हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बहन थी महादेवी वर्मा। आप अंदाज़ा लगाइए कि सीधा उनमें कोई रक्त का संबंध नहीं था, सगे भाई बहन नहीं थे वो कभी भी, लेकिन एक मुँह बोली बहन और मुँह बोले भाई का जो रिश्ता जो तय हुआ, उसको किस सीमा तक जाकर उन्होंने निभाया, इस बात का आप अनुमान लगाइए कि ये पुराने लोग, उस वक्त के लोग कितने भावप्रवण और कितने समर्पित, आपस में रिश्तों में भी समर्पित भाव से रहते थे। इसी संदर्भ में आपको बता दूं, जब केंद्र में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष के रूप में नेहरू चाहते थे कि मैं पहला कोई काम ठीक ठाक करूं, एक काम तो निर्णय जो है वो अपने मन चाहा करूं। और ये एक संयोग था कि सभी इलाहाबाद में जो भी पैदा हुआ, चाहे वो बच्चन परिवार था, चाहे नेहरू परिवार था, चाहे कोई अन्य, सबके मन में एक व्यक्ति के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा रहती थी, उसकी कविताओं को समझें ना समझें, और वो व्यक्ति थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले दिन जब साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी के कार्यालय में अध्यक्ष के रूप में नेहरू पहुंचे तो उन्होंने, सच्चिदानंदन थे उस दिन सचिव, उन दिनों में पहले सचिव वही थे, तो उन्होंने कहा कि सच्चिदानंदन मैं सबसे पहले यार कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताइए, आप अध्यक्ष हैं, आपको अधिकार भी है संविधान के अनुसार, अकादमी के संविधान के अनुसार आप निर्णय स्वेच्छा से ले सकते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ निराला जी के लिए करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप जो भी मुंह से निकालेंगे और जो आदेश आप लिखेंगे कागज़ पर वो पूरा हो जाएगा। आपको जो जो एक अध्यक्ष के रूप में अधिकार हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं विवेक के अनुसार। और विवेक के अनुसार आपको इतनी राशि कम से कम देने का अधिकार है, इसलिए आप निर्णय उसी सीमा में रहकर कुछ भी आप करें तो मान्य होगा। तब उन्होंने पहला आदेश ये दिया कि मैं चाहता हूँ कि हर महीने 100 रुपये की राशि जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के घर पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि वो जिस स्थिति में फक्कड़ ज़िंदगी जीते हैं उनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है और उनका घर चलता रहे ठीक ठाक, ये बहुत ज़रूरी है ऐसे साहित्यकार को। लेकिन उन्होंने साथ ही सच्चिदानंदन से कहा कि ये कैसे करोगे। दो बातें हैं कि एक तो इसका विज्ञापन न देना, कोई खबर नहीं आनी चाहिए, अखबारों में इसकी चर्चा या प्रचार नहीं करना, मुझे पता है वो स्वाभिमानी आदमी है, वो स्वीकार ही नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसे राशि को सीधा निराला के पास भेजोगे तो हो सकता है वो उसको भी फेंक दें कि मैं नहीं लेता। और कायदे से उनके स्वभाव को देखते ही मुझे स्वयं जाना चाहिए, लेकिन मैं अगर स्वयं वहाँ जाता हूँ तो ये भी उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसका कोई उपाय निकालो। तो सच्चिदानंदन ने कहा जी उपाय तो है कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं और वो व्यक्ति हैं महादेवी वर्मा।
तो ये फ़ौरन नेहरू को बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तो आप संपर्क स्थापित करके महादेवी जी से मेरी बात कराइए और उसके बाद मैं ये राशि उनके पास हर महीने पहुंच जानी चाहिए और महादेवी जी स्वयं उसको निराला को दिया करेंगी जाकर। ये बात उनसे मैं आग्रह कर देता हूँ कि ज़िला मजिस्ट्रेट की गाड़ी जाएगी, गाड़ी दूर खड़ी हो जाएगी और उसके बाद उस घर तक जाकर महादेवी देकर आया करेंगी या रख आएंगी। और इस तरह से मित्रों, सम्मान करते हुए साहित्यिक प्रतिभा का, उसका कितना एक आतंक था उनका कि सरकारी अनुदान तो लेना ही नहीं है, सरकारी सम्मान लेना ही नहीं है। और तब ये भी था कि जो सत्ता में थे लोग वो समझते थे कि जब तक इस शख्स का सम्मान ना हुआ, हमारी जो कार्य प्रणाली है वो आरंभ ही नहीं हो सकती इतने बड़े व्यक्ति का सम्मान किए बिना। और इस तरह से ये परंपरा जो है इसका अनुपालन हुआ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए उस समय के लोग कैसे थे, सत्ता में बैठे हुए भी, सत्ता तंत्र में बैठे हुए भी, और दूसरे जो सामने लिखने की दुनिया में, लेखन की दुनिया में, कलम की दुनिया में जो निरंतर समर्पित भाव से लगे हुए थे वो कैसे थे। शुक्रिया।